नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने टीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे कि कोई धातु किसी अधातु से कैसे जुड़ती है या अधातु अधातु से कैसे जुड़ती है। मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होने से कई जानकारियां हो जाती हैं, जैसे तत्वों के बाह्य कोश, कोई भी तत्व होगा उसके परमाणु के बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी जो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो अब क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, जो अयुग्मित होते हैं वही बंध बनाने में भाग लेते हैं या धनायन या ऋणायन के रूप में ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों में जो है कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं और अकार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग देखिए कि जब किसी भी यौगिक में कार्बन पाया जाता है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का पाया जाना अति आवश्यक है और अकार्बनिक यौगिक मतलब अकार्बनिक रसायन में कार्बन पाए भी जा सकते हैं, होना या ना भी होना कोई ज़रूरी नहीं, कार्बन हो तो भी वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें कार्बन का होना आवश्यक होता है या होते ही हैं वह जो है कार्बनिक रसायन के यौगिक कहलाते हैं। और जिसमें कभी कभी जो है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन पाया भी जाता है, तब भी वो क्या होते हैं, अकार्बनिक में रखे गए हैं। तो उसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पहले आप लोग देखिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस बिंदु संरचना, लेविस डॉट लुईस डॉट मतलब बिंदु संरचना लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस बिंदु संरचना क्या होती है। अकार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से 8 तत्वों पर ही आधारित होती है। कुछ तत्व और आते हैं तो उसको बाद में बताया जाएगा, पहले जो मुख्य होते हैं उसी पर आधारित होती है कार्बनिक रसायन। हमारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, देखिए पहला क्या होता है, हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप में 4 आते हैं, उसे क्या लिखा जाता है, एक्स से दिखाया जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हीं का हमें ज्ञान हो। और 3 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, योगात्मक अपक्रियाएं और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं तथा विलोपन अपक्रियाएं। इन्हीं पर लगभग जो है पूरी कार्बनिक रसायन डिपेंड करती है। इन्हीं इतने का ज्ञान होना विस्तृत, अगर विस्तृत ज्ञान है तभी हम अपक्रियाओं को के बारे में जानकारी कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग देखिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1H। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6C। और नाइट्रोजन का 7N। ऑक्सीजन का
8O, और हाइड्रोजन ग्रुप में जो आते हैं तो उसमें जो है फ्लोरीन पहला आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं हाइड्रोजन के अंतर्गत, ये वर्ग होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि किसी भी वर्ग में लगभग समानता होती है, उसे इसलिए जो है एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो इसको हमने विस्तृत रूप से पहले ही बता दिया है। तो इसमें देखिए फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है, 9F। इसको हमने बताया है कि फ्लोरीन जो है ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा होता है, फ्लोरीन ही होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हाइड्रोजन को जो है इसे धातुओं के साथ भी रखा जाता है, ऐसा बिहेव है इसका कि इसे धातुओं के साथ भी मिलाया जा सकता है और अधातुओं के साथ भी मिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही हो गया। एक है तो पहले कोष में कितना जाएगा, एक ही जाएगा, एक ही कोष ही बन पाएगा, इलेक्ट्रॉन ही कमी है इसके पास। इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 का, कार्बन का क्या होगा 2 और 4 होगा। इसका जो है 7 है तो पहले कोष में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि बाह्य कोष को ही हम संयोजी कोष कहते हैं और बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें क्या होगा 2 पहले कोष में, दूसरे में क्या जाएगा 6 और इसमें 2 पहले में और बचेगा क्या 7। इस प्रकार से हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन तथा फ्लोरीन के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए गए उसी को जो है हम डॉट के हिसाब से दिखाते हैं, बिंदु के हिसाब से दिखाते हैं। तो इसको देखिए, ये हो गया, इस पर कहीं भी किसी साइड में 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया गया। कार्बन में बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया गया चारों तरफ। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, चूंकि बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन में क्या होगा 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा इसलिए दिखा रहे हैं, इतना बड़ा दिखाना नहीं, डार्ट ही रखा जाता है, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक से, इसलिए बड़ा दिखा रहे हैं। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 9 होता है, देखिए, तो इसको अब मिटा देते हैं, फ्लोरीन दिखाते हैं। फ्लोरीन में कितना होगा, फ्लोरीन F और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 7 बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से क्लोरीन में भी होगा, बाह्य कोष में 7 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार से ब्रोमीन में भी यही स्ट्रक्चर होगा, आयोडीन में भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो क्या होता है, यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है क्या करते हैं, अपक्रियाओं में भाग लेते हैं। उसके अंदर के जो कोष होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी कोष, मतलब जो बाह्य कोष होता है उसी को संयोजी कोष कहा जाता है। और जो
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्य कोश में वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इंग्लिश में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूरा करने के लिए, अब चूंकि ये अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है, अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, लेकिन एक ही है, तो हीलियम के प्रकार ये अपनी संरचना बना लेता है, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 4 की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 3। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उस तत्व के परमाणु, मतलब वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है। इससे बैलेंसी भी आराम से पता लग जाती है अगर हम ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3। ऑक्सीजन में बाह्य कोश में 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित हैं और 2 युग्मित हैं, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित हैं और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है साधारणतः जो है अब क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये जब अपने एक्टिव मतलब होते हैं तब यह क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसको फिर बताया जाएगा कि कब ये उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड अवस्था जब आती है तो ये अब क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसी प्रकार से फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि इसमें देखिए 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व की क्या होती है, वैलेंसी होती है। इस प्रकार से इसके डॉट स्ट्रक्चर की जानकारी होने पर यह पता चल जाएगा कि किस तत्व की कितनी वैलेंसी होती है। अब ऑक्सीजन ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए होंगे वो ससीटीपो हमने बताया है तरीका, वो ससीटीपो करके याद कर लीजिएगा। तो जितने भी तत्व हैं सारे के सारे एकदम सेम संरचना बनेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अंदर रहेंगे, अंदर वाले कोश में रहेंगे, बाह्य कोश में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में जा सकते हैं। उतने होते ही हैं तो वही जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यही होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक जोड़ा हो गया, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो है 3 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन में पूछ लिया जाए तो 1 और ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए जो जोड़े में हैं, और जिनको अभी जोड़ा बनाना है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से पा जाएं तो ये जो है इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये मतलब उदासीन हो जाएंगे। इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना की प्रवृत्ति किसमें होती है, अधातुओं में होती है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज आता है, ई पर प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन दान जो करते हैं
इलेक्ट्रॉन दान करना क्या होता है, धातुओं का गुण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, यानी नॉन मेटल होते हैं। और जो मतलब तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो जो है मेटल होते हैं, यानी कि धातु होते हैं। इस प्रकार से अब आप लोग देखिए कि छोटे छोटे कंपाउंड हम कैसे बना लेते हैं। यौगिक, कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है, ये जो है काफ़ी जटिल चीज़ है। इसके बारे में आप लोगों को सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए बंधों की। बंध 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बंध, संयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध होते हैं। तो बंध की जानकारी किसी दूसरे वीडियो में देंगे हम आप लोगों को विस्तृत। अभी आप लोग देखिए कि कैसे जो है पीरियोडिक टेबल हमने बताया है, उसी के माध्यम से कैसे कैसे आप लोग बहुत सारे कंपाउंड बना लेंगे अपने आप से और उनका आराम से नाम भी जान जाएंगे। तो देखिए आप लोग, जैसे हमने बताया है कि फर्स्ट ए ग्रुप हो गया और इसके बाद सेकंड ए ग्रुप हो गया। ये इसमें हाइड्रोजन ना का रब कस हर, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसमें जो है बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम एंड रेडियम। तो इस प्रकार से इधर देखिए हम लिख लेते हैं 7th ए ग्रुप के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो गए। अब देखिए क्या होता है कि धातुएं कभी आपस में नहीं जुड़ती हैं। एक धातु कभी भी दूसरे धातु से नहीं जुड़ती है या कंपाउंड नहीं बना पाती है, लेकिन धातुएं जो है क्या करती हैं, अधातुओं के साथ मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करती हैं और अधातुएं आपस में मिलकर के भी कंपाउंड का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से अगर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सारे की, फर्स्ट ए की 1 हो जाएगी, इसकी टोटल तत्वों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें जो है टोटल तत्वों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब माइनस चार्ज क्यों आता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए सीधा उदाहरण में, अगर कोई आदमी कर्जा लेता है, साधारण बोलचाल में कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्जा लेता है तो जो कर्जा लेता है वो क्या होता है, माइनस में जाता है, और जो कर्जा देता है वो तो प्लस में रहता है। अगर हमारे पास 100 रुपये के नोट हैं तो हम किसी को 90 रुपया, 99 रुपया या 100 रुपया पूरा दे सकते हैं, तब भी हम प्लस हैं, पूरा दान कर दिए तब भी। क्यों? चूँकि अगला हमें वापस करेगा, अगर ईमानदारी से करेगा तो वापस करेगा, और नहीं तब भी हम जो है क्या है, अब एकदम उदासीन समझ लीजिए हो गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं रह गया, तब भी हम माइनस में तो नहीं गए। हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये हमने किसी को दान कर दिया तो हम क्या हो गए, मतलब पैसा हमारे पास नहीं रह गया, हम समझ लीजिए उदासीन हो गए पैसे से। तो इस प्रकार से तब भी हम माइनस में नहीं गए, हमारे ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं आया, हमने कर्जा नहीं लिया है। और जो कर्जा लिया वो क्या हो गया, 100 रुपये माइनस में हो गया। हम जो है भले दे दिए पूरा, लेकिन हम तब भी माइनस में नहीं गए। अगर वापस करेगा तो हम फिर प्लस में हो जाएंगे, नहीं वापस करेगा, बेईमानी कर जाएगा तो कोई बातें नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी रहती है कि हमको दे दीजिए, हम कल परसों में वापस कर देंगे, और वापस नहीं करते हैं, लेकिन तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम माइनस में नहीं गए। ठीक है, हमारा नुकसान कुछ हुआ कि हमने 100 रुपया रखा था, हमारा 100 रुपया चला गया। इसी प्रकार से ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
तो ये क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसमें मान लीजिए सोडियम ही हो गया, सोडियम की देखिए बाह्य कोश में हमने बहुत बार बताया है कि 11Na23 क्या होता है, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है। जो ऊपर लिखा रहता है क्या होता है, परमाणु भार होता है। और जो नीचे लिखा रहता है इस साइड में, बाएं साइड में, ये परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। इस प्रकार से जो है इसका, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। परमाणु क्रमांक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 11 का हो जाएगा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मतलब अधिकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई इसका ले ले तो क्या होगा, ये जो है अपने उदासीन हो जाएगा, यानी कि आध अवस्था में आ जाएगा। और फ्लोरीन की क्या होती है, 9 होती है। तो 9 का मतलब हो गया फ्लोरीन क्या होगा, 9F होता है। तो इसमें क्या होगा, पहले कोष में 2 और दूसरे में 7। अब ये जो है अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर पा जाए, 7 इलेक्ट्रॉन दान कर पा जाए, तब तो ये उदासीन अवस्था में आ जाएगा, आध अवस्था में हो जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों को, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने में, इलेक्ट्रॉन को दान करने में ऊर्जा लगती है। इसकी काफ़ी ऊर्जा जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है दान करना आसान नहीं है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना ही ये अच्छा समझता है। इसलिए जो है ये क्या करता है कि सोडियम जो है और फ्लोरीन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी रहती है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्या करता है, दान कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया, इसे कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये 7 से बढ़कर क्या हो गया, 8 हो गया। ये इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों जो है क्या हो जाते हैं, आध अवस्था में हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ करके NaF कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। एक अकेले तत्व क्या होता है, केवल तत्व होता है। और जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है। ये हो गया NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम फ्लोराइड। इस प्रकार से जो है सोडियम फ्लोराइड क्या है, क्या होता है, साल्ट हो गया, अम्ल क्षार लवण। इसका भी जो है जानकारी हम लोग इसी पीरियाडिक टेबल के माध्यम से देंगे। और आप लोगों को हमने पढ़ाते समय देखा है, पूछा है, 2-4 को पूछ लिया जाता है कि 2-4 कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड बताइए जो अम्लीय हों या क्षारीय हों या लवण हों। तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। हम आप लोगों को ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आप लोग 10, 20, 50 जो है अम्ल क्षार लवण आराम से निकाल लेंगे कि कैसे होता है। आराम से इसी पीरियाडिक टेबल के माध्यम से पता लग जाएगा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कैसे कैसे बनते हैं। आराम से आप लोग बना करके निकाल लेंगे। तो 2-4 पूछे या 20-50 पूछे, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस प्रकार से जो है सोडियम क्या करता है, दान करता है। सोडियम अगर दान करता है तो दान करने वाला हमने क्या बताया, वो पॉजिटिव होता है। जो दान करता है बड़ा आदमी ही दान करेगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसने जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव आया। और पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या बन गया, आपस में मिल गए और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से आप सारे का देखिए, सोडियम क्लोराइड, अगर जो फ्लोराइड जुड़ गया तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na। और Na जो है किसके साथ मिला दिया जाए, क्लोरीन के साथ मिला दिया जाए। इसके भी बाह्य कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 युग्मित अवस्था में होंगे और 1 अयुग्मित अवस्था में होगा। तो जो अयुग्मित अनपेयर्ड होगा वही जो है साझा बनाएगा। तो इस प्रकार से देखिए फ्लोरीन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही तो होता।
क्योंकि पहला कोष जो है पूर्णतया भरा हुआ है, लास्ट कोष के ही इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो किसने पूरा कर दिया? सोडियम ने पूरा कर दिया था। तो ये जो है दोनों आपस में मिल करके जो है कंपाउंड का निर्माण कर दिए थे। इसमें भी यही कंडीशन होगी, इसका 11 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और क्लोरीन के पास क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लोरीन की देखिए 70 होता है, 17, तो 2 जाएगा और 8 जाएगा, फिर अगले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 2 18 1 19। यही स्ट्रक्चर सबकी बनेगी। लास्ट नहीं, 2 8 10 7 17 होता है, तो लास्ट में क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 2 10 7 17 होगा। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको कौन दे देगा? सोडियम दे देगा, और दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे और कंपाउंड का निर्माण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जो दान करेगा ये पॉजिटिव, और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये क्या है? नमक हम लोग जो खाते हैं, रॉक साल्ट भी कहा जाता है इसे। और सोडियम क्लोराइड हो गया, जो हम लोग खाना खाते समय उसमें डाल करके खाते हैं, या बनाते समय डालते हैं और खाते हैं। तो NaCl जो होता है क्या होता है? साधारण नमक होता है। यह चीज बन करके तैयार हो गया यौगिक के रूप में। अब इसमें देखिए पोटेशियम के साथ ही चीज कर दिया जाए। पोटेशियम की का भी हमने बताया है। पोटेशियम का कितना होता है? इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा करके फिर से बताते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए, अगर पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो क्या हो गया? अब पता कैसे पाएंगे? हमको ये भी बताए हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ दीजिए 3, 3 में 8 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा। यानी कि कैसे? एक ही, मतलब इसको याद कर लेंगे केवल एक बार पीरियोडिक टेबल, तो बहुत ही मजा आएगा केमिस्ट्री को पढ़ने में। और पूरी केमिस्ट्री एकदम समझ लीजिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो इसके लिए हमने नंबर क्या, मैजिक नंबर क्या बताया था? 2 8 8 16 16 32। इस प्रकार से जोड़ते जाइएगा, और जो है इसका सब सारे का जो है प्रमाण क्रमांक आप। तो 2 8 8 18 18 रहेगा बेटा, 16 16 नहीं, 18 18 और 32। तो गलती हो गई लिखने में, तो 18 18 रहेगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे और पता लगेगा। तो इसमें क्या होगा? पोटेशियम का क्या हो गया? 19 का 2 8 10 8 18 और 1 19। और हमने क्लोरीन का भी दिखाया था कि 2 8 7 होता है क्लोरीन का, यानी 17। तो क्या होगा? 2 8 और 7। देखिए इसके बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पोटेशियम के, और क्लोरीन के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आपस में जो है साझा करके क्या करते हैं? साझा नहीं करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें दान कर देता है। साझा अलग चीज होता है, वो सहसंयोजी बंध में होता है। ये क्या होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध होता है। क्यों? इसका उदाहरण बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा बताते हैं। अगर बिना मांगे कोई हमें पैसा दे दिया, बिना मांगे अगर कोई पैसा हमें दे दिया, तो उसको हमारी इच्छा है वापस करें या ना करें। लेकिन अगर हम कर्जा मांगे हैं तो हमको तो वापस करना ही पड़ेगा, मजबूरी, तब उसका अधिकार है। आपने हमसे पैसा लिया है, हमारा वापस करिए। लेकिन हमको किसी ने पैसा अपना वैसे दे दिया, बिना मांगे दे दिया, तो हमारी इच्छा है कि हम वापस करें या ना करें। तो कौन व्यक्ति ऐसा है कि वापस करना चाहता है? इसलिए जो है अगर मांगने का इसका अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि इसका जो है भला इसी में था कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इनको दे दे। और हर व्यक्ति जैसे साधारण अवस्था में जीना चाहता है, यानी कि सब कुछ उसका पूरा हो, तो इस प्रकार से ये भी अपना क्या करता है कि जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। तो Cl क्या हो जाता है? निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, निगेटिव हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो पॉजिटिव हो जाता है। दान करने वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और ग्रहण करने वाला वो होता है निगेटिव। इस प्रकार से KCl
कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। और ये क्या हो गया, लवण हो गया। तो लवण, क्षार और अम्ल के बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में इसी पीरियाडिक टेबल से के माध्यम से बताएंगे। तो इसमें आप लोग जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या किसी प्रकार समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो या कुछ ना समझ में आया हो, तो उसको कमेंट करिए, हम उसको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे क्लासेज, DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे और आप लोगों के मित्रों का भी कुछ फ़ायदा हो। इसी के साथ हम आप लोगों से अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।